अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। तहरीक इंसाफ पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवा चुकी। वज़ीर आला परवेज इलाही ने ऐसा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने की तैयारी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून का इजलास हो रहा है कि आगे का लाहेअमल तय किया जा सके। क्या पीडीएम जमातों के पास इन असम्बलियों को तहलील होने से रोकने के लिए कोई ऑप्शन है? गवर्नर पंजाब ने इस बात की तस्दीक की है कि वजीर आला की असम्बलियां तोड़ने की एडवाइस उन्हें मौसूल है। वो इस पर आईनी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। असम्बली वक्त से पहले डिसॉल्व करना एक जमहूरियत पसंद इंसान के लिए अगरचे मुश्किल फैसला है, लेकिन उसके साथ साथ जहां बहुत सी और बातें हैं और कानूनी पहलू भी हैं, लेकिन बिलखसूस ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज के अंदर के इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहल हैं और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि गवर्नर इस अमल में ताखीर ना करे ताकि निगरान सेटअप पर मुशावरत का अमल शुरू हो सके। गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करे और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे ताकि निगरान हुकूमत के क़याम का जो अमल है वो शुरू हो सके। और वो असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी कर दें तो उसके फौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। हमारे साथ बैठे इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें और पूरे मुल्क में एक ही दिन के ऊपर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजे हुए अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि गवर्नर के पास अब मजीद 24 घंटे का वक्त है। क्या इन 24 घंटों में कुछ हो सकता है? क्या बातचीत के जरिए कोई राह निकल सकती है? मामलात आम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं या फिर पीडीएम जमातें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ही इंतखाबात के लिए तैयार है? एक तो प्रोग्राम में ये इशू है जिस पर बात होगी, दूसरी तरफ सिंध में बल्कि इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने के सिंध हुकूमत की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया और ये इंतखाबात अब 15 जनवरी को ही होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास में यह फैसला किया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इकदाम किया, विफाकी या सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती और शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्कों में तब्दीली नहीं हो सकती। सिंध हुकूमत के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत सिंध के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हमने हल्का बंदियों को नोटिफिकेशन वापस ले लिया है, तहरीरी हुक्मनामा मिल जाएगा तो हमारी कानूनी टीम इसका जायजा लेगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इंतखाबात रुकवाने के लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा रहा। पीटीआई और जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि एमक्यूएम इस मामले पर नाला है। पार्टी का कहना है कि हल्का बंदियों पर उनके शदीद तहफ्फुजात हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले को वो तस्लीम नहीं करते। बाइकआउट का नहीं सोचा, लेकिन एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इस वक्त भी इजलास हो रहा है जिसके बाद वो आगे का लाहेअमल देंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, क्या हल्का बंदियों पर जो एतराजात हैं क्या उनका जवाब है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बड़ा स्क्रीन पैनल आज के इस डिबेट में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहा है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सेनेटर ऑन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में ही डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात होगी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर भी जो है वो रह चुके हैं। मैं चांडियो साहब पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं और ये पहले जरा सिंध वाली सूरत हाल जो है वो समझा दीजिए। पहले पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नजर आती थी इलेक्शन के लिए, फिर ये खत क्यों लिखना पड़ा कि इंतखाबात ना करवाए जाएं? मेरा ख्याल है पहले तो तैयार थी, अब भी तैयार है, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल सिंध में रही है, इस उनकी सूरत हाल की वजह से
सिंध के बाद इलाकों में सिंध हुकूमत का ख्याल था कि इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने बातें की थी। लेकिन अभी MQM भी इत्तेहादी जमायत है और सिंध में उसकी भी एक हैसियत है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी और वैसे भी सियासी तौर पे। तो उन्होंने जिस अंदाज से जो मौक़िफ़ अख्तियार किया उसकी भी बेहतर सूरत यही थी कि बातचीत के साथ ऐसा कोई रास्ता निकले जो कानूनी भी हो, आइनी भी हो और कोई अफरा तफरी का बायस ना बने। तो मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं उस फोरम में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वहाँ बातचीत क्या हुई है, लेकिन कल तक ये बात थी, आज ये है। लेकिन हमारे यहाँ एक बात मैं अभी मज़े के लिए आपको बता दूँ कि सिंध में बल्दियात इंतखाबात के लिए ऐसा है, आज की सूरत हाल जो मुझे अयूब खान का ज़माना याद आ गया है कि अयूब खान के ज़माने में रवैयत हिलाल कमेटी ऐलान करती थी कि चांद नजर नहीं आया, और फिर पता नहीं कौन फील्ड मार्शल को ख्याल कोई देता था, वो रात को मौलवियों को उठाकर रेडियो पर ले आते थे, नहीं जनाब चांद नजर आ गया है, सुबह को ईद होगी। तो फजर को भी ऐलान कर रहे थे ईद के। तो आज मैंने देखा थोड़ी देर में क्या ये चांद सही किसने देखना है? थोड़ी देर में ये तो आप लोगों ने ही दुरुस्त है। आपने रुकवाने की कोशिश की है इस चांद को। नहीं, मैं अब आप ऐसी बात करेंगे तो मैं आपसे भी बात करूंगा कि हम रुकवाने में नहीं है। आप शायद पता नहीं सूरत हाल से ज्यादा खुश है तब इसको हवा दे रहे हैं। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ी मैंने धीमी सी बात की है कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, अब भी ऐसा है। सारा दिन सोशल मीडिया पे इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रही है, शर्जील साहब का ये बयान सच्चा है, शर्जील साहब का ये बयान झूठा है। मैं वो सूरत हाल बता रहा था। मैं किसी पे फिलहाल तो इल्जाम नहीं देता, लेकिन मैं इंतखाबात के हक में हूँ। इंतखाब किस भी सतह के होने चाहिए, आवाम को अपनी राय का इज़हार करने का मौका मिलना चाहिए। और भाई आपकी पार्टी तो खुश है, एहतजाज वो कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अच्छी बात है इंतखाब हो रहा है। कराची आपको लगता है कि जो परफॉर्मेंस 2018 के इंतखाबात में थी उसके करीब करीब ही होगी तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस बल्दियाती इंतखाबात में भी? पहले तो ये बता दूं, ये जो चांद दिखाने वाली बात सेनेटर साहब ने की है, चांद दिखाने वाले तो इनके साथ है, लेकिन परसों वाले दिन इनको भी तारे नजर आ गए थे। लेकिन एनीहाउ ये तो खैर सबके साथ होता रहता है। द पॉइंट रिमेन्स जी, कराची के अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती इस वक्त रहमान भाई हो रही है, शायद इसका कोई और एग्जाम्पल इस तरह कोट कीजिए कि पिछले कोई 10 सालों से मुसलसल कराची के अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि वहां पे इंतखाबात नहीं हो सकते, और वजह जो ढूंढी जाती है वो इतनी कोई अजीब सी भोंडी किस्म की वजूहात होती है जिसके ऊपर आम आदमी सिर्फ मुस्कुरा ही सकता है कि जी कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि सिंध के अंदर सैलाब आया। भाई कराची में तो कोई सैलाब नहीं आया ना। पिछली दफा जब पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस यहाँ पे, मतलब आप ये देखें कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है फेडरल सिंध के अंदर भागने के लिए जो वजूहात ढूंढी जाती है। मैं मुल्तान में, यहाँ पे हमारे पास 16 अक्टूबर को इलेक्शन होना था सितंबर में, तो उन्होंने कहा जी मुल्तान में सैलाब आ गया, मुल्तान में बारिश पिछले 1 साल से कोई नहीं हुई और यहाँ पे सैलाब की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया। सो कराची में जो इंतखाबात बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है वो किसी सैलाब की वजह से नहीं है, वो सिर्फ एक तकलीफ की वजह से है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान है, चाहे वो सिंध में चाहे वो इस्लामाबाद में, उनको अवाम में अपनी पजीराई का अंदाजा है। लेकिन रहमान भाई एक बात बताइए, क्या अपने इक़्तिदार के नशे में हम उन तमाम लोगों को जिनको बल्दियाती इंतखाबात की वजह से ग्रास रूट लेवल पे जो एक पॉलिटिक्स होती है उसका जो फायदा हो सकता था, क्या हम इस राइट से उनको डिवाइड कर देंगे? ये फैसला आज के इन हुक्मरानों को करना पड़ेगा, सिर्फ अपनी इजारादारी सिंध में रखने के लिए कि सिंध हुकूमत के फंड्स रह जाएं, सिंध हुकूमत के पास ट्रांसफर पोस्टिंग हो, सिंध हुकूमत कमीशन खा ले, सारा हर चीज अपने हाथ में रखने के लिए एक ग्रास रूट की लेवल की पॉलिटिक्स जिसके बगैर। अच्छा, मैं और बादशाह मुझे कुछ वक्त दीजिएगा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब साथ हैं, जरा मैं उनसे भी पूछ लूं एमक्यूएम के क्या गिले हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप सब मुत्तहिद हो गए हैं, एमक्यूएम आपने दोबारा से इकट्ठी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद
ये तासुर है और आपको मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन तासुर ये है कि इसके बावजूद इकट्ठा होने के बाद भी आप इंतखाब नहीं चाहते। जो इंतखाबात बुनियादी तौर पर अभी शुरू नहीं हुए और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हो गई, जो हल्का बंदियां हुई हैं, अच्छा, वो इस कदर नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है कि एमकेएम के रिवायती हलकों में बहुत बड़ी आबादी और बहुत ज्यादा वोटर्स पर एक हल्का है, और बाकी जो मुखालिफ जो जमातें उनके हल्के आबादी और वोटर्स के लिहाज से बहुत कम आबादी और कम वोटर्स वाले। तो देखें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना हुआ ना। अच्छा, और आर्टिकल 218 क्लॉज 3 वाज़ेह तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक आजाद, ईमानदाराना, मुनसिफाना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराने, ये 5 लफ्ज हैं। तो आप मुझे बताइए कि कैसे होंगे। और फिर जब हम इस सारी लड़ाई में, जबकि मैं भले एमकेएम में नहीं था, लेकिन इस इशू पर मैं हमेशा एमकेएम पाकिस्तान के साथ, ठीक, तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार हमदर्दी किया एमकेएम के साथ, उनकी प्ली को, मौक़िफ़ को माना और कहा कि देखें, आपके पास रेमेडी या तो सूबाई हुकूमत देगी आपको रिलीफ, या इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी ना दिया, सूबाई हुकूमत में गए, हुकूमत देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने समझ लिया कि ये नाइंसाफी है, जुल्म है, इसको बैलेंस करना होगा। इस नाइंसाफी को खत्म करने के लिए उन्होंने हामी भर ली, तो दोबारा से जो है वो हल्का, तो क्या 2-4 महीने लेट होगा ना। अब बाकी जो जमातें इतना शोर होगा मचा रही हैं, तो क्या वो फारूक भाई, ये जो हल्का बंदियों की जिम्मेदारी है, ये हल्का बंदियां तो सूबाई हुकूमत ने की, तो क्या पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को आप जिम्मेदार समझते हैं इस सूरत हाल का? मैं तो कहता हूँ कि मुझे थोड़ी सियासी वो बैंकरप्सी, दिवालियापन नजर आ रहा है कि देखें, सूबाई हुकूमत ने तवहन करहन बिलाखिर हमारे इस रिक्वेस्ट को मान लिया ना कि हाँ ये बात सही, सईद गनी साहब ने माना था, और उन्होंने ये भी तय किया था कि जब हम इसको दोबारा से करेंगे तो आपकी कम से कम 40 से 70 सीटें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बढ़ जाएंगी, माना हुआ है। और फिर वो कंसेंसस भी एक फिगर पर आया था कि 53 मान लीजिए 73 की जगह, उन्होंने कहा 53 तो इजाफी होंगी, और वो जाहिर है कि एमकेएम के रिवायत, अच्छा फिर एमकेएम के रिवायती हल्कों में हमारा असल कॉम्पिटिटर पीपल्स पार्टी नहीं, हमारा असल कॉम्पिटिटर जमात इस्लामी है, हमारा असल कॉम्पिटिटर पीटीआई, हम मानते हैं। तो पीटीआई और जमात इस्लामी को भी जो सीटें बढ़ेंगी जिसमें हम आपस में कॉम्पीट करेंगे, तो वो जीते, हम जीते, जमात इस्लामी जीते, तो फायदा तो जमातों का होगा ना, जमहूरियत का होगा, सियासत को फायदा होगा। तो फिर वो क्यों इस बात में हमारे साथ शामिल नहीं? अदालतों में शामिल थे, अदालतों में उनका मौके भी यही था जो हमारा है। पीटीआई ने तो हमारे वकील, एमकेएम के वकील की सारी बातों को, बहस को और पॉइंट्स को अडॉप्ट किया उन्होंने। अच्छा, तो अब अगर आपका इजलास जो है वो अभी भी चल रहा है, तो क्या फैसले ले सकते हैं या जिन पर बात हो रही है आगे क्या करना है? कि क्योंकि सवाल ये भी है कि एमकेएम ये इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। देखिए, एमकेएम तो ये समझती है कि अगर इन हालात में और इस तरह अगर इलेक्शन होते हैं, इतनी बड़ी कबल इलेक्शन धांधली, जेरीमैंडरिंग, फ्रेंचाइज कर रहा है इतने बड़े तबका आबादी को, और तो फिर उसके बाद अगर इलेक्शन हुए ना हुए हमारे लिए बराबर है, तो हमारे लिए इस इलेक्शन की फिर अहमियत नहीं रहती। अगर जैसे फ्रेंचाइज करना चाहते हैं, हमें मर्दमशुमारी में नहीं गिना जाता, अब बल्दियाती इंतखाबात में भी हमें जबरदस्ती इंतखाबात से बाहर रखा जा रहा है, तो ये फिर पाकिस्तान की अदालतों को, रियासती इदारों को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना होगा कि इसका नफ्सियाती क्या रद्द-ए-अमल आएगा, लोगों में क्या एहसास महरूमी, यतीमी, बेगानगी, एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो पहले ही अपनी इंतहा को पहुंचा, बहुत सारी वजूहात की बिना पर हमारे बच्चों को हमारे डोमिसाइल में रोजगार नहीं मिलता, दूसरे सूबों से और कहीं से हमारे बेटे बेटियां हैं, लेकिन आकर अगर हमारे कोटे में नौकरियां ले जाएंगे तो भाई हमारा दिल तो दुखेगा ना। अच्छा, तो ये सारी बातें अब ये आपके एतराज़ात तो डॉक्टर साहब बड़े शदीद नोयत के हैं, मगर इन्हीं जमातों के साथ आप तो ज़ाहिर बात है अभी इनके साथ आए हैं, लेकिन जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है बहैसियत जमात, वो तो कोएलिशन पार्टनर है इस वक्त पीडीएम का, तो पीडीएम के साथ आपकी इस वक्त रिलेशनशिप की जो है वो नोयत क्या है? पीडीएम के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो हर वक्त रिव्यू में है।
खालिद मकबूल भाई के बयानात प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की उनकी गुफ्तगू सुन लें। कल मैंने भी उनको बहरहाल तजवीज़ तो दी थी कि देखें आपके पास ये एक ऑप्शन है कि पीटीएम को सपोर्ट करने के बावजूद इतना बड़ा अपने वोट बैंक का नुकसान किया आपने, लोग खुश नहीं जब हमने पीपल्स पार्टी से माहिदा किया, क्योंकि मैं भी उस वक्त क्रिटिकल था कि नहीं करना चाहिए था, पीटीआई को न्यूट्रल हो जाना चाहिए था। तो ये सारी वो बातें हैं जो अगर हमारे फैसले किसी के हालात में हमने किए उसका हमें भुगतान तो भुगतना पड़ा है ना भाई। तो अब वो उन फैसलों की तस्हीह का वक्त है, उसकी इस्लाह का वक्त है। तो फिर खालिद भाई भी सोच विचार कर रहे हैं, राब्ता कमेटी सोच विचार कर रही है, मुस्तफा कमाल, अनीस साइम खानी भाई भी ये सारी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब बेटर हमारे फैसले आएंगे, अच्छे होंगे इंशाल्लाह, बेहतर होंगे, पॉलिटिकल होंगे, हमारे इज्तिमाई मफाद को रखते होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। मौला बख्श चांडी साहब, मुश्किल होगा जाएगी एमक्यूएम के साथ, जाहिर बात है दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, कराची जैसा बड़ा शहर है जिसकी पॉलिटिकल ओनरशिप का भी मामला है। मुझे एमक्यूएम के जन्म के दिन से लेकर आज तक एमक्यूएम की सारी सियासत मेरे आंखों के सामने है, मेरे कोई ओझल नहीं है। वो मैं उनको सिंध का बेटा ही समझता हूँ, वो सिंध के ही है। अब वो जो चाहे खुद को कहलाए, वो सिंधी है, उर्दू बोलने वाले सिंधी है, उनके सारे मफादात सिंध में है। कराची भी सिंध की दिल, सिंध की कैपिटल है। अब ये जो भी, लेकिन मैं खुश हूँ फारूक सत्तार साहब पर, मेरे भाई हैं, मेरे मेहरबान हैं, आज बोलने के तो लायक काबिल हो गए कम से कम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना अरसा तो बोल नहीं पाते थे। बहरहाल जो सूरत हाल थी मैं उन पे बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पीटीआई के दोस्तों ने भी बात की अभी मेरे से पहले, वो तो चिढ़ गए। ये बात मैंने ये की नहीं है जो ओन भाई ने जिसको पकड़ के ले लिया कि चांद नजर आए, मैंने बोला ही नहीं है। आपके मुकद्दर में चांद नहीं है, आप अंधेरों के आदी हैं, आप अंधेरों के मुबल्लिग हैं, आपको पता ही नहीं मैंने कहा क्या, आप क्या समझते हैं। मैंने तो ऐसे अजरा है मजाक, अजरा है प्यार, अजरा है एक माहौल बेहतर के, मैंने एक लतीफे की तौर पे बताया पुराने जमाने का, लेकिन इन्होंने पकड़ लिया। वो जी चांद इनको नजर आया, चांद इनके घर में आया। आप क्या जानो खुशी की बात, आप क्या जानो बेहतरी की बात, आप क्या जानो प्यार की बात। आप अफरा तफरी के पैदावार हो, आप अफरा तफरी में जिंदा रहे हो, आपने हुकूमत अफरा तफरी में की, आपने हुकूमत अफरा तफरी में गंवाई है। अभी भी क्या चाहते हो, अफरा तफरी चाहते हो। लेकिन आप जो खुश हो रहे हो, कराची का मैंडेट आपका नहीं है, आपको दिया गया। कराची में एमक्यूएम जीती, कराची में दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, जमायत इस्लामी है। आप नहीं थे, आपको जिस अंदाज से लाया गया उसी अंदाज से आप रुखसत हो गए हैं। बाकी जहां बच गए हैं वहां भी रुखसत, जल्दी रुखसत वहां से हो जाएंगे। आप यूं उलझे ना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे आप इतना चिढ़ गए हो। लेकिन अभी आपको अभी हुकूमत गई है और अभी और जाने का भी आप देख रहे हो, थोड़ी बात पे भी चिढ़ जाते हो। यार थोड़े ठंडे हो जाओ, आपको सियासत करनी है। किसने आपको सियासत में डाला है? अगर कोई और काम करना था तो हम तो बड़ा हंस हंस के बातें करते हैं, सियासी दोस्त है, सियासी इख्तलाफ है तो क्या हुआ, अजरा है मजाक, हम बात कर भी सकते। लेकिन पीटीआई सियासी है ही नहीं। पीटीआई को एक खास किस्म की माहौल में जन्म दिया गया, उसी माहौल में जिंदा रहती है, उसी माहौल में इंशाल्लाह मैं किसी जमात के खात्मे की बात नहीं करता, मैं किसी क़यादत के खात्मे की बात नहीं करता। लेकिन सियासी तौर पर वो जिस दाई का और अलहदगी का शिकार हो चले हैं, उसका शिकार और भी मजीद हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जरा ये ऑन अब्बास साहब से पूछता हूँ, और फिर पंजाब असेंबली वाला मामला भी है, और फिर क्या मामलात आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं या नहीं। आने वाले 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ऑन अब्बास साहब, ये गवर्नर के पास कोई ऑप्शन है कि वो आपकी भेजी हुई समरी को रोक सके इस वक्त, और कि पंजाब असेंबली की तहलील ना हो? अच्छा इरमान भाई, मैं जरा थोड़ा सेनेटर चांडी साहब की बात का जवाब दे दूं। मैं पहले बताऊं, मैं अगर कुछ लोगों की दिल से इज्जत करता हूं बुजुर्गों की तरह, तो सेनेटर चांडी साहब है। मेरे ख्याल में मेरी बात को सही समझे नहीं और दूसरी तरफ लेके चले गए। आज तो पीपल्स पार्टी वाले नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा जी हमारे दौर में अयूब खान या उनके लोग सुबह मौलवी को उठा के और चांद दिखा दिया करते थे। तो मैंने कहा तो इस दिनों में जो चांद दिखाने वाले हैं वो तो आपके साथ हैं।
हमने परसों रात दिन में इनको तारे दिखा दिए। ये मैंने इजराय मजाक कहा था और वो नून लीग के लिए ज्यादा था, इन्होंने अपने दिल पे ले लिया। एनी हाउ, अब पॉइंट आया गवर्नर राज की बात, आप गवर्नर की बात कर रहे हैं। देखिए, जिस किस्म के अरेस्टू इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, अताउल्लाह तारड़ साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, इनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। पिछले एक साल की इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए, जो कहते थे कि जी आप जब हुकूमत से बाहर होते तो क्या कहते थे, इलेक्शन कराओ जी, फ्रेश कैंडिडेट ले आओ। जब हम हुकूमत से बाहर है, अगर ये हुकूमत में आ गए, अब जी हमारा फ्लाइट, वो जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो खत्म हो गया, इसलिए इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, केपी की और पंजाब की असेंबली तोड़ो, इलेक्शन हो जाएंगे। जब तोड़ दिया तो फॉरेन गवर्नर का नोटिफिकेशन लेके आ गए। जब उसको सेट असाइड करने के लिए लाहौर हाईकोर्ट गए तो एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया। जब एतमाद का वोट लेने के लिए गए तो 186 सारा दिन चीखो पुकार थी। रात को 11 बजे जब पता चला कि 186 पूरे हो गए, उसके बाद अचानक कहते हैं ये देखिए गैर आईनी तो काम नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पे बहुत इसका जवाब नहीं बनता। सो इन लोगों से कुछ भी तवक्को किया जा सकता है कि ये कल कुछ भी कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, इलेक्शन में तो केपी की जो समरी है असेंबली तोड़ने की एडवाइस, उसमें ताखीर क्यों हो रही है? अगर आप समझते हैं कि यहां पर कोई कानूनी ऑप्शन आपको तो नजर नहीं आ रही। मैं तो आपको बताऊं, इस वक्त लाहौर में गवर्नर हाउस में बड़े बड़े अरेस्टू बैठे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें खोल के बैठे हैं। अच्छा। कि कोई एक ऐसी लाइन मिल जाए परवेज इलाही के सिग्नेचर के नीचे वाली, जिसमें उसकी लाइन थोड़ी सी लंबी नहीं और थोड़ा नीचे की तरफ आ रही हो, जिसके ऊपर यह बहाना बना ले। मतलब आप वेरी फ्रैंकली सोचे कि इलेक्शन से बचने के लिए ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। और इलेक्शन है क्या रहमान भाई? इलेक्शन है अवाम के पास जाना और उनसे पूछना कि तुम किसकी हुक्मरानी चाहते हो, तुम किसको चाहते हो कि जो तुम आप पे हुक्मरानी करे और तुम्हारी तकदीर के फैसले कर सके। अगर ये लोग इससे खौफ खा रहे हैं तो फिर तो फाबे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। एंड वेरी फ्रैंकली, मैं अगर इनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता, क्योंकि जिस किस्म के हालात अवाम के बने पड़े हैं, जिस किस्म की महंगाई का एक तूफान है, लॉलेसनेस है, इलेक्शन में तो कोई जा ही नहीं सकता। आप ये सोचें, मैं तो चांदी साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा, ये पंजाब की नहीं, ये सिंध की भी यही हालत है। आज इमरान खान साहब अल्लाह उनको रोबे सेहत करे, जिस वक्त सिंध में जाएंगे, सिंध के हालात भी ऐसे हो जाएंगे। सो जो इस वक्त नून लीग वाले सिंध में, पंजाब में, चलो मैं जरा, मगर इसमें एक क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि जाहिर बात है अब ये हुकूमत के पास मामला है। चांडिया साहब, आप सिर्फ बड़े सीनियर सियासतदान हैं, फैसला तो नून लीग ने लेना है। एक तरफ केपी की असेंबली है, दूसरी तरफ पंजाब असेंबली है। क्या अब जबकि वो परवेज इलाही एतमाद का वोट ले चुके हैं, क्या तहलील से रोकना चाहिए इन असेंबलियों को कोई भी कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए? क्या हुकूमत को ये करना चाहिए? जो हम सुनते आए हैं वज़ीर आला के एडवाइस पे असेंबली टूट जाती है और खान साहब ने कोई 10 बार एडवाइस दी है अपने वज़ीर आला को कि असेंबली को डिसॉल्व करवा दें। काम नहीं बना। चौधरी साहब के उस वक्त बारे में नहीं थी असेंबली का तोड़ना, तो नहीं तोड़ा। इन्होंने धमकियां दी। आपको याद है चंद दिन पहले का बयान है उनका कि मैं अपने अराकीन को कह रहा हूं कि अगर असेंबली ना टूटे तो आप मुस्तफी हो जाओ। इसका मतलब क्या था? चौधरी साहब आपके कहने में नहीं थे और ये असेंबली आपने नहीं तोड़ी, चौधरी साहब ने अपने हिसाब किताब से तोड़ी और मशवरा दिया है। अमल दरामद होता है कानूनी और आईनी मुताबिक, लेकिन जो उसकी मुखालफत करेंगे वो भी जरूर आइन के मुताबिक क्योंकि बात ले आएंगे, जिसका मुझे इल्म नहीं, मैं वहां नहीं बैठा, न उन हलकों में हूं। लेकिन जो पीटीआई की बात है, वो आप जिस बात पे खुश हो रहे हैं, अभी कह रहे क्या, महंगाई। खुदा का वास्ता है भाई, आपके दौर के वज़रा की तकीरें देख ले। हर वजीर ने यही कहा कि हमारे हुकूमत की एक ही तबाही है, वो महंगाई है। महंगाई तो आपने पैदा की, तबाही तो आपने की। आपसे पूछते हैं भाई, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए कौन सा मंसूबा दिया? पाकिस्तान की जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए किस रास्ते का लोगों को इशारा दिया? आप वो नहीं बताते। आपने कौन सा मंसूबा दिया? आपने कौन से गवर्नर हाउस की दीवार गिराई? आपने वजीर आजम हाउस में कौन सा इदारा खोला? आपने भैंसे बेचकर कौन सा ट्रेस का बोझ उतार दिया? आपने गाड़ियां बेचकर कौन सा मुल्क को खुशहाल किया? हम आपसे बातें छोटी पूछते हैं, आपके कायद और आप गालियां देने शुरू कर देते हैं, वो ऐसा वो ऐसा। मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो आपसे भी प्यार करता हूं, जब भी आप मिलते हैं मैं आपका एहतराम करता हूं, आप काबिल एहतराम है मेरे लिए। लेकिन जब पार्टी का मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं तो उसमें दूसरे को बुरा भला कहना
आपका शेवा हो गया है आपकी जमात का। मैं ऐसा नहीं लेकिन कहता। मैं सारी चांडिया मीडिया साहब एक गवाह है। चीज जरा मुझे मैं कभी- बताइएगा, सदर ने पेशकश की है जी मैं जरा आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सदर आरिफ अलवी ने पेशकश की है कि मैं बातचीत करवाने को तैयार हूं या बिठा सकता हूं। क्या बैठकर अभी आने वाले 24 घंटों में कोई हल निकाला जा सकता है इस मसले का? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक खालिद सियासी जमायत है। उसने कभी भी बातचीत से मुंह नहीं मोड़ा, उसने कभी मुलाकातों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन बातचीत के रास्ते बंद किसने किए? खान साहब ने, खान साहब के लबो लहजे ने, खान साहब की जबान ने, खान साहब के अल्फाज के चुनाव ने इस पाकिस्तान का सियासी माहौल खराब कर दिया। अगर वो बातचीत के लिए तैयार होते, कौन मना करता? जब अख्तियार था तो जुमले में दो याद करा रहा हूं आपको। एक ये, मैं इन चोरों से बात नहीं करूंगा, जो इंतखाबात कराएंगे मैं उनसे बात करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? फिर उन्होंने एक इदारे का नाम लिया। वो इदारा इनका नहीं है, इनकी जागीर नहीं है। वो हर पाकिस्तानी उस इदारे की इज्जत करता है कि वो हमारा भी इदारा है। इन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जब तक फौज के सरबराह ने इनकी मदद की, ये उनको वली बनाते बैठे। जब उन्होंने थोड़ा भी गैर जानिबदारी की बात की, आइन की बात की, इन्होंने क्या अल्फाज उनको दिए, क्या गालियां सुनाई हैं उसको, आपको पता नहीं है? ऐसे रास्ते पे कभी खड़ा होकर पाक अफवाज के सरबराह के लिए ऐसी बातें की जा सकती थी? ये सारे रवाज खान साहब ने और पीटीआई ने पाकिस्तान में राइज की है। अब उसका तो नतीजा निकलना है। लेकिन मैं कहता हूं बातचीत करनी है। मैं कारकुन हूं, मुझे अख्तियार नहीं, लेकिन मैं हामी हूं बातचीत का। लेकिन आप अंदाज तो बातचीत वाला अपनाए ना। आप तो अंदाज बातचीत वाला नहीं अपना रहे, आप तो गुंडागर्दी की बात करते। ऐसा करोगे तो यूं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। बातचीत तो सिर्फ एक ही ये मामला है कि बातचीत तो सिर्फ इस बात पर है कि आप आम इंतखाबात की तरफ बैठकर उनका कोई फ्रेमवर्क तय कर ले। जरा अवान अब्बास साहब, ये जो फ्रेमवर्क वाली बात है और 24 घंटे पहले सुन ले, एक बात, एक जुमला सुन ले, एक ब्रेक के बाद आ जाए। सही, एक जुमला सुन ले चांडिया साहब। अच्छा चले, कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मेहरबानी चांडिया से, कोई बात नहीं। अच्छा चले, एक ब्रेक, वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, और अब्बास साहब, इस पंजाब असम्बली के वोट से पहले भी ये इल्जामात लगे कि इस्टेब्लिशमेंट, और ये तो खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। तो आपके लोगों ने कहा कि उनको फोन कॉल्स भी आ रही, लेकिन फिर उसके बाद आपका जो नंबर था वो उसी तरह से इंटैक्ट रहा, क्योंकि आप पार्टी के तंजीमी मामलात को सर बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो फिर आपके लोग किस तरह से पूरे हो गए कि जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट थी कि आपके पास नंबर पूरा नहीं है? रहमान भाई, अल्लाह हक है, सीरियसली। मतलब मैं जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जिस दिन ये काम हुआ ना, उस दिन इट वाज अ सरप्राइज, सबके लिए सरप्राइज। मतलब ये खान साहब और कुछ लोगों को ये पता था कि हमने ये काम आज के दिन करना है, और इसी वजह से शायद हम कामयाब हो गए। अदरवाइज अगर पता चल जाता बहुत सारे लोगों को और बहुत सारी ताकतों को, तो शायद वो लोग ना पहुंच पाते। ये सारे ये समझ रहे थे कि शायद लोग रूटीन में पार्लिमानी पार्टी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और सारे दिन जिस किस्म का माहौल वहां पे असेंबली में था, जिससे बात करो, जो नून लीग वाला उठता था 186 बाहर अताउल्लाह तारड़ और राना सनाउल्लाह जनाब ये अतमाद का वोट लेते क्यों नहीं है, और लोग हमारे बड़े डल से थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी थी। कोई गुजरात में बैठा था, कोई गुजरांवाला था, कोई लिया था, कोई तौसा था, कोई भावलपुर में था। करते करते एक एक दिन का इकट्ठे करते करते शाम को 7-8 तकरीबन 8:30-9 बजे इकट्ठे हो गए। उस वक्त हमने काफिले को इतला कर दी कि जी हमारे 176 पूरे, अब आप अपने 10 लेके आ जाओ, और 186 हो गए। लेकिन इस चीज से बढ़कर जो चीज बात है कि जिस तरीके से वो लोग आए, अगर मैं आपको उनकी एक एक कहानी सुनाऊं ना, तो वो जेम्स बॉन्ड से कम की कहानियां कोई नहीं। मतलब क्या क्या बताए, किस किस्म का प्रेशर था उन लोगों के ऊपर, किस किस्म की थ्रेट्स उन लोगों की थी। और उससे बढ़कर हर इंसान की एक इंस्टिंक्ट होती है, हर बंदे की एक जिबिलत होती है। और शायद ये कहना नहीं कि कहीं ना कहीं किसी की कीमत भी लग जाएगी। 25 करोड़ रुपया अगर किसी को ऑफर किया जाए, मतलब ऑफरें बड़ी सिंपल सी थी,
आपने अगर एमएनए बनना है और मिनिस्टर बनना है तो नून लीग में आ जाओ, आपने इंटरनल सेटअप में जाना है तो आप अभी हमारे साथ खड़े हो जाओ, अगर आप ये नहीं चाहते और पैसे चाहते हो तो जरदारी साहब से पैसे लेके रहते हैं। आज का रेट 20 करोड़ चल रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा रेजिस्ट करो तो 25 करोड़ ही मिल जाएगा। इस ऑफरों के सामने आखिर किसी ना किसी का दिल तो बहक ही जाना था, लेकिन ये मुकद्दर मेरे इमरान खान साहब की लीडर ये आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम ऑफर्स की जा रही थी आपके एमपीएस को, और मैं कहूं किसी एक शख्स ने, मतलब 25 करोड़ रहमान भाई आजकल के दौर में ये कोई छोटी मोटी ऑफर नहीं है। मतलब लोगों के घरों के हालात भी होते हैं, किसी की मजबूरी होगी, कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, कहीं पे किसी को ताकत चाहिए, फेडरल मिनिस्टर बनना, एमएनए बनना, इंटरम सेटअप में बड़ी पोजीशन पे जाना, हर बंदा सोच रहा होता है। लेकिन अब लोग जिन्होंने फैसला करना था उनको एक जगह के ऊपर इमरान खान नजर आ रहा था और दूसरी साइड में सारी पेशकशें आ रही थी। अब उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स हक पे है, एक शख्स ईमान के साथ खड़ा है, उन्होंने कहा जी भाड़ के में ये ऑफर, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। और रात को 8:30 बजे 11 तारीख को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 अरकान वहां पे आए ना, मैंने उस वक्त नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आज देख ले कि कोई ताकत हमारे साथ नहीं, सिवाय सिर्फ इमरान खान का एक ईमान पे हमारा लीडर खड़ा है, उसकी वजह से सारे। लेकिन 100% अब इसके बाद कम हो जाता आगे की जो स्टेज है, आगे की स्टेज जो है वो क्या, मैं जरा 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा पहले ये चांडिया साहब से पूछ लूं। चांडिया साहब, आपको नहीं लगता कि मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बन रहा है? ये जुनूबी पंजाब में जो हलचल हो रही है, कराची में जिस तरह से नई अलाइनमेंट एमकेएम का इकट्ठे होना, फिर कुछ ऐसी ही चीज़ें बलूचिस्तान के अंदर भी हो रही हैं जहां पर सियासी जमातें जो है वो उनमें लोगों की शमूलियत हो रही है, तो क्या ये मामलात आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते हुए आपको लग रहे? पीटीआई की इस कदर हलचल क्यों है? बदकिस्मती वाली हुकूमत, पीटीआई की बदकिस्मती वाली हुकूमत का मतलब मेरा अफरा तफरी वाली हुकूमत, अक्सरियत के होने के बावजूद हर वक्त वो मुसाफिरों की तरह बेग हाथ में उठाए बैठे थे जाने के लिए, जानबूझ के पता नहीं क्यों ऐसा माहौल पैदा कर रहे थे जो इस रास्ते की तरफ डाला था। देखिए, इंतखाबात तो होने हैं, 10 दिन पहले 10 दिन बाद। अच्छा। ये जो हालात चले हैं 4 साल से, उसके नतीजे में तो इंतखाबात होने थे। जिस अंदाज से बेतमादी के साथ हुकूमत गई है, इसके नतीजे में भी इंतखाबात होने थे। जो पंजाब में हुआ है उसके नतीजे में भी इंतखाबात होंगे, जो बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा भी ये करेंगे। तो मैं इंतखाबात के वजूद से तो इनकार नहीं कर रहा, टाइमिंग की बात अलबत्ता कर रहा हूं। अच्छा। कि टाइमिंग का क्या होना चाहिए। टाइमिंग के मामले पे आप देख लीजिएगा, हलचल मचेगी जरूर, लेकिन टाइम ये नहीं कि जैसे ये चाहते हैं कि हम उतरे आए भी आप अपनी मर्जी से, जो भी मर्जी थी, और जाए गए भी उधर, अब दोबारा भी आएंगे तो इसी अंदाज से आएंगे, ये अंदाजा अभी नहीं होगा। अब सूरत हाल तब्दील हुई है और मजीद हो जाएगी। सेनेटर साहब, मैं जी अच्छा, मगर ये आटे का मसला चल रहा है, महंगाई है, पीडीएम की जो हुकूमत है, अभी और भी सख्त फैसले लेना पड़ सकते हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं ये तैयार होंगी इलेक्शन में जाने के लिए? मुनासिब वक्त है? मेरा ख्याल है जिस जमायत का मैं रुकन हूं, मैं हतमी बात तो उनकी कर सकता हूं और जमायतों की नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से जन्म लिया है, पार्टी ने हर हालात के लिए तैयार होती है। इंतखाबात हैं तो इंतखाबात के लिए तैयार है, हुकूमत है तो हुकूमत के लिए तैयार है, अपोजिशन में जाना है तो अपोजिशन के लिए तैयार है। हम नहीं घबरा रहे, हमें घबराहट नहीं है किसी भी सूरत हाल में नहीं। अच्छा। और हर सियासी जमात को इस माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान जैसे हालात में। तो मैं कह रहा था कि इंतखाबात के वक्त का मामला जरूर है कि उसका क्या होगा, लेकिन अगर वो समझते हैं कि यूं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंतखाबात होंगे, कानून आइन के मुताबिक होंगे, तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक होंगे, असेंबली टाइम पूरा करेगी, जमात एक अरसे के लिए अबूरी हुकूमत बनेगी बिलाशुबा। लेकिन ये मुझे जरा ये भी समझाइएगा, ये बड़ा गैर मामूली होगा पाकिस्तान में अगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और दिन हो, कौमी असम्बली के और दिन हो, और इसके लिए हो सकता है कुछ कानूनी तब्दीलियां भी इलेक्शन के कवानीन के अंदर करनी पड़े।
मैंने दोनों इंतखाबात देखे हैं। एक दिन पे तमाम मुल्क में इंतखाबात हुए हैं, सूबाई भी कौमी भी। एक ऐसा भी वक्त मैंने देखा है कि दोनों इंतखाबात अलग अलग मौके पर हुए हैं, साथ नहीं भी हुए। हालात के मुताबिक हुकूमत फैसला करती है, यहां भी ऐसा ही होगा। जो हालात होंगे, अगर अफरा तफरी है और यही माहौल है तो हो सकता है हुकूमत पता नहीं क्या फैसला करेगी। मैं हुकूमत में अंदर तो नहीं बैठा, उसके फैसलों से आगाह हूं, लेकिन दोनों मुमकिनात है, दोनों तरीके गैर आईनी नहीं है। अच्छा, मैं जरा और अब्बास साहब से पूछता हूँ, ये एक ही दिन या फिर मुख्तलिफ दिन, और फिर ये निगरान सेटअप की है, इस पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है पंजाब के अंदर? एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, बहस को समेटना है, वक्त कम है। और अब्बास साहब, दो सवाल है, जरा मैं बारी बारी आपसे पूछ लेता हूं। एक तो ये कि क्या अगले कुछ 24 घंटों में कोई बात हो सकती है तहरीक इंसाफ के दरमियान और हुकूमत पीडीएम जमातों के दरमियान? बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। जैसे चांडी साहब ने फरमाया, हम भी एक पॉलिटिकल जमात है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरेशन की वाहिद जमात है जिसकी कड़ियां, जिसका तूल अर्ज में फैली हुई है। तो हम हर किसी से बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिंध की कोई इलाकाई जमात हो, पीपल्स पार्टी, या कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो जो कि पंजाब में एक्सेस करती है, हम हर जमात से बात करने को तैयार है, एज लॉन्ग एज की डेट जरूर दे दी जाए। दूसरी बात आपने नमान साहब जो पूछी ना कि इलेक्शन 2 दिन, कानून में कहीं भी ये कदगन मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में एक ही दिन जनरल इलेक्शन होने। अगर पंजाब में, मगर हमने ये सुना हुआ है, और करेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, इलेक्शन हुए हैं वो सूबाई असेंबली के साथ एक दिन के फर्क से या 2 दिन के फर्क से। उसकी वजह, लेकिन ये कि ये बहुत गैर मामूली होगा कि कोई 5-6 माह पहले जो है वो एक असेंबली के इलेक्शन, सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन हो रहे हैं। नॉर्मली कानून में कदगन कहीं नहीं है, और ये लिखा हुआ है कि कहीं का भी चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबाई असेंबली का किसी भी तौर के ऊपर अगर समझता है कि उसको एतमाद का वोट हासिल नहीं है या कोई और वजूहत की वजह से वो डिसॉल्व कर सकता है और वो इलेक्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर कोई कदम जो अपने निगरान सेटअप का कह रहे हैं। लेकिन आपको लगता है पीटीआई के लिए ये सही वक्त होगा, क्योंकि आप ग्रास रूट की सियासत करते हैं, तो पीटीआई के लिए सही वक्त होगा इंतखाब में जाने के लिए, जब आप ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, आपके लोगों को जो है वो रोका जा रहा है? ये तो सिटिंग एमपीएस है, लेकिन अभी तो नीचे उम्मीदवारों की बात होगी। जी ऑन अब्बास, मेरा ख्याल है कुछ आपकी ऑडियो का इशू है। मैं जरा चांडियो साहब से पूछ लूं। चांडियो साहब, क्या कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है कि जहां पर हुकूमत तहरीक इंसाफ बैठकर मामलात जो तय कर लें? अभी भी हैं 24 घंटे, को रोका शायद कोई तरीका निकाला जा सकता है? और भाई, और वजीर आजम की तरफ, और भाई ने बात अच्छी की है, और भाई ने बात बड़ी अच्छी की, लेकिन मैं उनको कहूं कि हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। उनको दुआएं दो जिन्होंने कौमी जमात बना दिया आपको। आप क्या जमायत और कौमी जमायत का लेकर बैठे हो? क्या मुकाबला आप करेंगे पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म और सितम बर्दाश्त किए हैं, पीपल्स पार्टी सुन लेगा, चुप हो जाए और भाई चुप हो जाए। पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म और सितम बर्दाश्त किए हैं, जो साजिशें बर्दाश्त की हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतों की मुसीबती, जिनके क़यादतों को कत्ल किया गया है, आप क्या उनसे मुकाबला करेंगे? आप कौमी छतरी तले कौमी बने हैं, जैसे जैसे छतरी उतरती चली जाएगी आपकी कौमी, आपकी ऑन भाई ऐसे नहीं होगा, ऑन भाई ऐसे नहीं होगा। मैं आपकी बात में, आप कितनी भी सख्त बात करते, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। ये प्यार का भी तकाजा है, आदाब का भी तकाजा है। मेरी बात बुरी लग रही है, मैं चुप हो जाऊंगा, आप जितना चाहे बोल लेना, लेकिन बीच में टोकने की मेरा ख्याल में हमें एक दूसरे के बीच में ना करें तो अच्छा है। तो बात ठीक है आपकी, आप कौमी जमायत है, पर मुझे पता है कौमी जमायत कैसे बने हैं, किसने बनाया है कौमी जमायत आपको, वो सब आपको भी सबको पता है हर चीज को। इस कौमी बात को छोड़े, लेकिन इंतखाब होने चाहिए, लेकिन टाइम सर खत्म हो गया है। राइट, एक मुद्दत असेंबली पूरी करेंगे तो जाएगा। खुदा हाफिज जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडी साहब। ऑन साहब, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।